नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी होटल घोटाले में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रांची और पुरी के पीएनआर होटलों के रखरखाव के ठेकों को सुजाता होटल को देने से जुड़ा है। सीबीआई का आरोप है कि इसके बदले लालू को एक बेनामी कंपनी के जरिए 3 एकड़ जमीन मिली। अदालत के फैसले के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक है और बिहार की जनता सब देख रही है। उन्होंने कहा कि जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है। संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं और बिहारी बाहरी से नहीं डरते। वहीं भाजपा ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बिहार जानता है कि लालू परिवार ने जनता का पैसा लूटा है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और अन्य के खिलाफ आईआरसीटीसी केस में आरोप तय करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट का यह फैसला लालू यादव के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसे में तब जब बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है, लालू यादव और अन्य पर आईआरसीटीसी के एक होटल को बेचने का आरोप लगाया गया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने सीबीआई को कोर्ट करते हुए कहा कि लालू की जानकारी में साजिश रची गई है। हालांकि आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। लालू यादव और परिवार पर लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। अब इस मामले में 10 नवंबर को फैसला आ सकता है। सीबीआई ने कहा था कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। बता दें कि अगर ये फैसला भी लालू के खिलाफ रहा तो विधानसभा चुनाव में लालू को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और बीजेपी और उसके साथी फिर से इन्हीं मुद्दों को मुख्य मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आएगा ही फैसला चुनाव के बीच। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने रविवार को सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब सबकी निगाहें महागठबंधन पर हैं। कांग्रेस ने कहा है कि सीटों की घोषणा की तैयारी चल रही है। दिल्ली में पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बताया कि सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के बाद सूची जारी कर दी जाएगी। हमारा लक्ष्य बिहार की जनता के हित में एक मजबूत सरकार बनाना है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की है और सोमवार को तेजस्वी यादव के साथ बैठक की संभावना है। वहीं एनडीए ने सीटों का बंटवारा तय कर दिया है। भाजपा और जेडीयू 101 सीटों पर, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 सीटों पर, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जनसुराज पार्टी ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने 65 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसके साथ ही पार्टी अब तक कुल 116 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। हालांकि पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर का नाम अब तक किसी लिस्ट में शामिल नहीं है। नई लिस्ट में शिवहर से नीरज सिंह, ठाकुरगंज यानी किशनगंज से मोहम्मद एकरामुल हक, बहादुरपुर दरभंगा से अमीर हैदर और उजारपुर समस्तीपुर से दुर्गा प्रसाद सिंह को टिकट मिला है। प्रशांत किशोर ने बताया कि अब तक घोषित उम्मीदवारों में 31 अत्यंत पिछड़े वर्ग, 21 अन्य पिछड़े वर्ग और 21 मुस्लिम हैं। पहली लिस्ट में 51 नाम थे, जिनमें पूर्व कुलपति केसी सिन्हा और सेवानिवृत्त आईपीएस आरके मिश्रा जैसे नाम शामिल थे। तमिलनाडु सरकार ने मिलावटी कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली शीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी का विनिर्माण लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर दिया है और कंपनी को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य औषधि नियंत्रण विभाग की जांच में पाया गया कि इस सिरप में 48.6% डाईएथिलीन ग्लाइकॉल नामक जहरीला रसायन मौजूद था, जो मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि कंपनी में उचित विनिर्माण और प्रयोगशाला पद्धतियों का पालन नहीं किया गया और 300 से अधिक गंभीर उल्लंघन दर्ज किए गए। कंपनी के मालिक जी रंगनाथन को मध्य प्रदेश पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कंपनी के परिसरों पर छापेमारी की थी। सरकार ने राज्य की अन्य दवा कंपनियों को भी सख्त जांच के आदेश दिए हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक जांच में खुलासा हुआ है कि चुनाव आयोग ने बिहार की अंतिम मतदाता सूची तैयार करते समय अपने ही दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और डुप्लीकेट वोटरों की पहचान के लिए बनाए गए विशेष सॉफ्टवेयर
ईरोनेट का इस्तेमाल नहीं किया। रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 243 विधानसभा सीटों की मतदाता सूची में 14.35 लाख संदिग्ध दोहरे नाम पाए गए, जिनमें से 3.4 लाख प्रविष्टियां पूरी तरह मेल खाती हैं। इसके अलावा 1.32 करोड़ से अधिक मतदाता संदिग्ध पतों पर दर्ज हैं, जहां एक ही पते पर 20 से अधिक लोगों का नाम पाया गया। अधिकारियों ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने न तो सॉफ्टवेयर चलाया और न ही संदिग्ध नामों की सूची स्थानीय अधिकारियों को भेजी। यह वही सॉफ्टवेयर है जो राजस्थान, महाराष्ट्र और मिजोरम में सफलतापूर्वक इस्तेमाल हुआ था। जब पत्रकारों ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इस पर सवाल पूछा तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और साथ ही यह भी कहा कि आचार संहिता लागू है, इसे ध्यान में रखकर रिपोर्टिंग करें। यह स्पष्ट है कि आचार संहिता पत्रकारों को तथ्यपरक रिपोर्टिंग से नहीं रोकती। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों की एसआईटी जांच की मांग की गई थी। राहुल गांधी ने दावा किया था कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु सेंट्रल सीट में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में हेरफेर हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस मामले में वह पहले चुनाव आयोग के पास जाएं। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि चुनाव आयोग को पहले ही शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बावजूद कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम इस सार्वजनिक हित याचिका को स्वीकार नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता चाहे तो चुनाव आयोग के सामने मामला रख सकता है। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि जब तक वोटर लिस्ट की स्वतंत्र ऑडिट न हो जाए तब तक उसे संशोधित या अंतिम रूप न दिया जाए। जम्मू कश्मीर में 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव से कांग्रेस पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। पार्टी ने यह निर्णय तब लिया जब उसके सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसे सुरक्षित सीट देने से इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक कर्रा ने बताया कि पार्टी ने सीट संख्या 1 या 2 मांगी थी, लेकिन एनसी ने केवल चौथी सीट की पेशकश की जो सुरक्षित नहीं मानी जा रही थी। कर्रा ने कहा कि सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि कांग्रेस चौथी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। एनसी ने पहले ही 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं और चौथी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी थी। वहीं अब एनसी के 3 सीटें और भाजपा के 1 सीट जीतने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों को चेतावनी दी थी कि अगर युद्ध हुआ तो वे उन पर 100 से 200% तक टैरिफ लगा देंगे, जिसके बाद मामला 24 घंटे में सुलझ गया। ट्रंप ने यह बयान गजा युद्ध विराम के लिए अपने कूटनीतिक प्रयासों के बीच दिया। उन्होंने यह भी बताया कि टैरिफ नीति ने अमेरिका को कूटनीतिक ताकत दी है। इस दावे पर भारत ने संयमित प्रतिक्रिया दी और तीसरे पक्ष की किसी भी मध्यस्थता से इनकार किया है। रिपोर्टों के मुताबिक भारत द्वारा प्रतिक्रिया न देने से ट्रंप नाराज हुए और उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। वहीं अब दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर एक बार फिर वार्ता शुरू हुई है। हमास ने दावा किया है कि उसने सभी जिंदा इस्राएली बंधकों को रिहा कर दिया है, जबकि मृत बंधकों के शव बाद में सौंपे जाएंगे। इस्राएली मीडिया के अनुसार हमास ने 13 इस्राएली बंधकों के दूसरे समूह को दक्षिणी गजा में रेड क्रॉस के हवाले किया, जिन्हें बाद में इस्राएल लाया गया। इस्राएली सेना ने पुष्टि की है कि ये सभी बंधक सुरक्षित उनके पास पहुंच गए हैं। इससे पहले सोमवार सुबह हमास ने 7 इस्राएली बंधकों के पहले समूह को रिहा किया था। इस्राएल ने इनकी पहली तस्वीरें भी जारी की हैं। अब इस्राएल की ओर से जवाबी कदम के रूप में 250 फिलिस्तीनी कैदियों और गजा के 1700 से अधिक बंदियों को रिहा किया जाएगा। यह अदला बदली दोनों पक्षों के बीच चल रही वार्ता और संघर्ष विराम प्रयासों का हिस्सा मानी जा रही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के पूर्व अधिकारी कन्नन गोपीनाथन सोमवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। वे 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और जम्मू कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंधों के विरोध में IAS अधिकारी के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। गोपीनाथन कांग्रेस में KC वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और कन्हैया कुमार की मौजूदगी में शामिल हुए। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही देश को सही दिशा में ले जा सकती है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि IAS में शामिल होना सेवा का माध्यम था और कांग्रेस के जरिए उन्हें सेवा और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का मौका मिलेगा। गोपीनाथन ने सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को बंद करने और इंटरनेट बंद करने जैसी कार्रवाइयों को अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा कि यह सवाल सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए अहम है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.